हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ट्रेडिंग इन द जोन ये जो बुक है इसका चैप्टर वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। लास्ट वीक हमने इस बुक के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस बुक से आपको क्या नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वो बुक है, साइकोलॉजी के ऊपर ये बुक है, बहुत डिटेल में और बहुत पावरफुल। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें जो बातें लिखी है, सच में आपको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स है, जो टेलीग्राम मेंबर्स है, सभी तक ये नॉलेज पहुँचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चैप्टर वाइज इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर 1 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो कंसिस्टेंट विनर्स होते हैं। जो ट्रेडिंग में आप भी देखते होंगे कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डे वन से इस चैनल पे बोल रहा हूँ कि हमको बड़े मूव्स पे फोकस नहीं करना, हमको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए जो हमको अडेप्ट करने हैं, वो जो ऑथर है मार्क डगलस, उन्होंने इस चैप्टर 1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। पहले 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 टाइप के कैसे, आपने तो 2 ही सोचे होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन ये 2 काम करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तीसरा एनालिसिस है वो आपको अभी तक नहीं आता। ठीक है, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, या फिर इसीलिए आप लोग साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहे हो। और जितने लोगों को ये बुक पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो और पढ़ने के बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 की स्टार्टिंग से। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जब 1978 में मार्क डगलस ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब सभी लोग, जितने भी ट्रेडर्स है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते थे। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर वो लोग यूज़ करते थे, तो टेक्निकल एनालिसिस कौन यूज़ करता था? उनके टाइम पे ऐसा उनका कहना है कि 1978 में जब वो फंडामेंटल यूज़ करते थे, तो सिर्फ उंगली पे हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि बस मतलब 1% भी नहीं, उससे भी कम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते थे। ऐसा क्यों था? और जितने भी लोग टेक्निकल उस टाइम पे यूज़ करते थे, उनको ये जो कम्युनिटी है जो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करती थी, वो उनको पागल बुलाती थी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से शिफ्ट हुआ है हमारा जो एनालिसिस का तरीका है, वो फंडामेंटल से टेक्निकल पे। ठीक है, अब फंडामेंटल क्यों छोड़ दिया उन्होंने, या उन्होंने ही नहीं, उस कम्युनिटी ने ही, यानी कि 1978 के बाद सब लोग पहले फंडामेंटल यूज़ करते थे, फिर क्यों वो लोग शिफ्ट हुए टेक्निकल पे, ये मैं आपको मतलब बुक में दिया है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल के कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है? कि हमको भले ही फ्यूचर प्राइस पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे पता चल जाएगी? जो भी होगा न्यूज़ देख के, या फिर जो भी उनका सराउंडिंग होता है, फंडामेंटल एनालिसिस जिस तरह से भी वो लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उनको फ्यूचर का प्रोजेक्शन, फ्यूचर का प्राइस पता भी है, लेकिन जो ऑपरेटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑपरेटर्स ना फंडामेंटल देखते हैं, ना वो लोग कुछ टेक्निकल देखते हैं। वो लोग किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं? इमोशन की बेसिस पे। ठीक है, कौन? ऑपरेटर्स। क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि रिटेलर्स फंडामेंटल देखे या टेक्निकल देखे, क्योंकि जिनके वजह से, जिनके पैसे के वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऑपरेटर हो, आपके अकाउंट में 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ अगर आपके अकाउंट में है और आप मार्केट को चला सकते हो, तो क्या आप ब्रेकआउट देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस देखोगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, फंडामेंटल में भले ही अगर उनको पता है कि प्राइस यहाँ पे जाने वाली है, लेकिन ये जो बीच का मूवमेंट है, जो वोलाटाइल मूव्स है, ऊपर नीचे होता है, उसके दौरान ट्रेड के बीच में बैठना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, कंटिन्यू स्टॉप लॉस सेट होते होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि शिफ्ट टू टेक्निकल एनालिसिस, किस तरह से फंडामेंटलिस्ट जो थे, जो टेक्निकल एनालिसिस जो करता था, उनको पागल बोलते थे, वो लोग क्यों टेक्निकल पे शिफ्ट हो गए? सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है, रियल टाइम हमको प्राइस का देखने को मिलती है टेक्निकल पे, यानी कि जब आप चार्ट देख रहे हो तो लाइव आपको देखने को मिलता है क्या प्राइस फिलहाल चल रही है। ठीक है, जो भी प्राइस अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हो। आप सपोर्ट्स वगैरह जो भी टेक्निकल में आता है, सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हो। इससे आपको क्या पता चलता है? मार्केट का बिहेवियर पता चलता है, यानी कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बेसिस पे आप लोग प्रॉपर एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका ये जो बेनिफिट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से हमको आता है।
टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं बुक के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर उसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर 1 का है। जो मेन पॉइंट है उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इस वीडियो के एंड में आपको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टेक्निकल आपको पता चल गया, फंडामेंटल आपको पता चल गया, ठीक है। अब टेक्निकल में होता क्या है, टेक्निकल में सभी को पैटर्न्स पता है, सही है ना, सभी को हेड एंड शोल्डर्स पता है, सभी को डबल टॉप पता है, सभी को वेज पैटर्न पता है, सभी को जितने भी पैटर्न्स है जो ब्रेकआउट है सबको पता है ना। अब इससे होता क्या, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, सही है। हम कभी भी मार्केट में आएंगे, अगर आप 9 बजे आओगे तो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 9:30 को आओगे तब भी मिलेगी, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी, कभी भी मार्केट में आओ कोई ना कोई पैटर्न आपको दिख जाएगा। अब इससे हो क्या रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ तो एंडलेस है, यानी कि इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हर स्टॉक में, इतने सारे स्टॉक से कुछ भी खोल लो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। तो अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ है, तो हमको टेक्निकल एनालिसिस से जो थर्ड हमारा एनालिसिस है वो है मेंटल एनालिसिस, इसके ऊपर शिफ्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको मेंटल एनालिसिस यानी कि साइकोलॉजी, ठीक है, मेंटल एनालिसिस ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मेंटल एनालिसिस की, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है, उन्होंने क्या पूछा सबसे पहले क्वेश्चन कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी मेंटल एनालिसिस की। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि अगर आपने बुक खरीदी है तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली ज़रूरत है, इसका आंसर आपको पता होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। पैटर्न सभी को पता है, सब कुछ एनालिसिस सही जाता है, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली वहाँ पे ट्रेड ले पाते हो, क्या आप एग्जैक्ट टाइम पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हो, आप प्रोजेक्ट तो सही से करते हो, क्या प्रोजेक्ट करते हो, अच्छा ये ब्रेकआउट बन रहा है, यहाँ से मार्केट इस तरह से जाके रीटेस्ट करके कंटिन्यू हो सकता है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले पाते हो, नहीं ले पाते हो। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो एनालिसिस और एग्जीक्यूशन और जितना मनी आप बना सकते थे, यानी कि एनालिसिस आप करते हो उसके बाद आप क्या करते हो, एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, एनालिसिस को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और बस सोचते रहते हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो मेरा इतना प्रॉफिट बन जाता। तो इन तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है, वो है साइकोलॉजिकल गैप, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल गैप मतलब क्या, सिंपली जो मैंने आपको बताया, प्रिडिक्टिंग द मार्केट, जो आप प्रिडिक्शन करते हो उसका मतलब उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना और बस सोचते रहना कि आपका इतना पैसा बन जाता, उतना पैसा आपका बन जाता, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजिकल गैप जिसको बोलते हैं हम लोग, यही है जो कंसिस्टेंट विनर्स है। कंसिस्टेंट विनर्स कौन है, जिनमें कंसिस्टेंसी आ चुकी है, ठीक है, कंसिस्टेंटली वो लोग मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो जो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, कौन दो टाइप के ग्रुप्स है यहाँ पे मार्केट में, एक कंसिस्टेंट विनर्स और एक रिटेलर्स जो कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस है, अगर मून और सन में जो डिफरेंस होता है वही इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस है। ये हो गया ग्रुप 1 जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, ये हो गया ग्रुप 2 जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सन और मून में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है, दोनों ही गोल होते हैं, दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, लेकिन एक रात में दिखता है एक दिन में दिखता है, तो इतना ही डिफरेंस इन दोनों में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, जो मून है वो हमको दिखता है, रात में अगर आप मून को देखोगे तो हमको इजीली विजिबल होता है, हमको लगता है कि हम इसको टच भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ही दूरी पे हम इसके नज़दीक जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है हमको, वो सामने है मून, लेकिन क्या हम वहाँ पे जा पाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं जा पाते। तो इसी तरह से ट्रेडिंग में भी क्या होता है, हमारे सामने होता है, चार्ट हमारे सामने होता है, प्राइस हमारे सामने होता है, एनालिसिस हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सिंपल सी बात है, इसी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल गैप है इसको हमको फिल करना है। अब इसको किस तरह से फिल करना है हमको, बीच में क्या आ रहा है, अगर इतना हमारे सामने विजिबल है, ट्रेडिंग किस तरह से करना है ये विजिबल है, एनालिसिस विजिबल है, मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है, अगर मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे पैसा कमाने का स्कोप है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी यहाँ पे पैसा कमाने का स्कोप है, लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है। तो इसी के बीच में आते हैं
इमोशंस, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते होंगे इमोशन कंट्रोल, लेकिन जो मैं आपको आज इस वीडियो में पॉइंट बोलने वाला हूँ, जो मैं भी बुक पढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बुक में लिखा है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक एग्जाम्पल जो सन मून जितना भी मैंने बताया है वो सब कुछ बुक के बेसिस पे जो मैं पढ़ा हूँ उसको मैं डिटेल में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इमोशंस हमारे बीच में आते, अब इमोशंस आते हैं तो इसका मतलब ये है क्या कि इंटेलिजेंस ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देते हुए जो ऑथर है मार्क डगलस वो क्या बोलते हैं, जो मोस्ट फेलियर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो लोग फेल होते हैं वो उनके बाकी के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और अच्छे पोस्ट पर होते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये जो फील्ड है ये वाले लोग ज़्यादातर इस फील्ड में फेल होते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इसका मतलब क्या वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है क्या? बिल्कुल इंटेलिजेंट है। अगर कोई इंजीनियर बन पाया है तो वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट है, अगर कोई डॉक्टर बन पाया तो वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट है। लेकिन ट्रेडिंग में आने के बाद उसको ऐसा क्या हुआ, अदर फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग ट्रेडिंग में ही क्यों यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑथर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस जो आता है विनर का माइंडसेट, हमको विनर अगर बनना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है, तो उसके लिए हमको एक यूनिक सेट ऑफ एटीट्यूड अडेप्ट करना पड़ेगा। हमको वो माइंडसेट जो होता है एक ट्रेडर का माइंडसेट, हमको ट्रेडर की तरह थिंक करना है, वो क्या है एग्जैक्टली तो सबसे पहली जो स्किल है, ट्रेडिंग तो अपने आप में एक स्किल है, एनालिसिस वगैरह सब कुछ स्किल है, वो डेवलप करने से आ जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल चैप्टर 1 में बताई गई है वो है रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब रिस्क एक्सेप्टेंस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ईजी लैंग्वेज में। सिंपल सी बात है कि अगर ट्रेड आप प्लेस कर रहे हो, है ना, तो आप रिस्क ले रहे हो। अब बहुत लोग अपने आप को रिस्क टेकर बोलते हैं, ठीक है, रिस्क टेकर लोग अपने इंस्टा बायो में इधर उधर हर जगह लिखते हैं कि रिस्क टेकर, ट्रेडर। एक ट्रेडर अगर आप हो, मतलब ट्रेडर कौन है? अगर कोई एक आके ट्रेड प्लेस करता है तो वो भी ट्रेडर है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कंसिस्टेंट विनर्स हैं, जो एक्चुअल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो लोग असली रिस्क टेकर है। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग रिस्क टेकर हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? तो जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे रिस्क को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, ठीक है, कभी ना कभी किसी हर मतलब कंसिस्टेंटली बहुत लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट होता है, तो आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हो ये मुझे बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कंसिस्टेंट विनर्स है उनका अगर कभी स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो उनकी इमोशंस में 0% का फर्क आता है। उनके चेहरे पे एक इस तरह का कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आता है कि क्या हो गया ये मेरे साथ, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हुआ। वो लोग कुछ सोचते नहीं, वो लोग सिंपली देखते हैं अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके, बंद कर देंगे, कल आएंगे, कल फिर से अपने सेम स्ट्रैटेजी सेम सेटअप को अप्लाई करेंगे, सेम माइंडसेट को अप्लाई करेंगे। कल भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एनालाइज करेंगे क्या मिस्टेक हो गई, ठीक है, कल आएंगे। तो वो लोग इमोशनलेसली अपने रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग खुद को रिस्क टेकर तो समझते हो क्योंकि आप ट्रेडिंग में आए हो, ट्रेडिंग में आए हो तो रिस्क इनहेरेंट है। रिस्क कभी भी जाने वाला नहीं है, चाहे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन जाओ, चाहे आप ऑपरेटर बन जाओ, फिर भी रिस्क कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो अगर इतनी ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क अगर है ही हमारे ट्रेडिंग में तो इसको एक्सेप्ट किस तरह से करना है? तो सिंपल सी बात है कि ट्रेड जब आप प्लेस करते हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कितना ही अच्छा सेटअप है, कुछ भी हो रिस्क इसमें है। प्री डिफाइंड रिस्क अगर आप लेते हो तो आपको माइंड को आपके पता होना चाहिए कि इतना इतना रिस्क है इस ट्रेड में, अगर हिट भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है, उतना ही रिस्क लो, सबसे पहली बात। और अगर आपने खुद के माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया कि रिस्क एक्सेप्ट करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके खुशी से अपना रिस्क जो इसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, इस तरह से अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो तब मार्केट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएगा जिससे आपको इमोशनल पेन होगा। सिंपल है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया कि आपको मार्केट में क्या होता है, जनरली मार्केट को देख के क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट तो देता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, लेकिन ऊपर चला जाता है ना। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो देता है लेकिन नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों को इमोशनल पेन होता है। किस तरह का इमोशनल पेन होता है कि अरे यार मार्केट नीचे चला गया, शिट लॉस हो जाएगा ये वो। तो इस तरह की आप माइंड को अगर बोलोगे अपने कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी होता है, मार्केट कहीं भी जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मार्केट कुछ भी करे
आपको इमोशनल पेन नहीं होने वाला। इससे क्या होने वाला, आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा और आप शांति से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे। सही है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको सोचना है। तो रिस्क एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क को आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे खुशी से, शांति से, पीस ऑफ माइंड से, तो कंटिन्यू हर ट्रेड में आपको डर लगा रहेगा। और जो फियर है वो सबसे फर्स्ट रीज़न है, इस चैप्टर 1 का बेस है वो कि रिस्क एक्सेप्टेंस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप हर ट्रेड में डर डर के चलोगे, स्टॉप लॉस के नज़दीक आएगा खुद एग्जिट कर दोगे, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा बिना स्टॉप लॉस को टच करे। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो जो कॉमन फियर है वो है रिस्क, रिस्क लेने का फियर, ठीक है। और जो बाकी कॉमन फियर है यहाँ पे, क्यों आते हैं फियर हमको, तो जो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, वो स्टार्ट करते हैं विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। रूल्स वगैरह इस सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किए किस तरह से रूल्स बनाने हैं, क्या है उसके बारे में। आप लोगों को अगर सेकंड चैप्टर चाहिए डिटेल में इसी तरह से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतने अगर मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी बन चुकी है, लेकिन मैं आपके लिए हर एक चैप्टर इसी तरह से डिटेल में लाऊंगा। अगर इस चैनल पे मैं एटलीस्ट अगर 500 लोगों को भी इस बुक के ज़रिए एजुकेट कर पाता हूँ अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करने के लिए, तो जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जो मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फियर हमको क्यों आता है, जो सबसे कॉमन पॉइंट्स है कि फियर क्यों आता है, वो है नो प्रॉपर गाइडेंस। रूल्स नहीं है कुछ खुद के लिए, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो कोई आपको बोलेगा नहीं कितने ट्रेड प्लेस करने हैं, ठीक है। तो ये है। और जो बाकी के कॉमन फियर है वो क्या है, फियर जो लूजिंग मनी का फियर होता है, मिसिंग आउट ऑन मनी का फियर होता है, यानी कि ट्रेड निकल गया हाथ से तो आपको बुरा फील होने लगता है, आपको हेजिटेशन होती है कि यार ये ट्रेड क्यों मिस हो गया, इस तरह से। तो हमको ये सारी चीज़ें, ये जो बेसिक फियर है, इनको हटा देना है, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है, मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, बी कंफर्टेबल विथ योर रिस्क। रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना सीख जाओ। रिस्क होता है, कोई बात नहीं, एनालाइज करो यार, एनालाइज करके देखो क्या मिस्टेक हो गई है क्या नहीं, और फिर नेक्स्ट डे पे वो मिस्टेक को अवॉइड करके फिर आप ट्रेड ले लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड लेने के टाइम पे ट्रस्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और अपने आप पे विश्वास रखो, बिलीव रखो, ठीक है। किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, आपको जो सही लगता है वो आप ट्रेड करो, आपको ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। और जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट था, रिस्क एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, कुछ नॉलेज मिला है, डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि इस तरह की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। और ठीक है, पूरी बुक जो है यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उस तरह से मैं एक एक करके इस चैप्टर के डिटेल में सभी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मैंने 350 प्लस वीडियोस इस चैनल पे है, ठीक है, प्राइस एक्शन, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के बेसिस पर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।